मालिक ने ऐलान किया कि जो लड़की मेरे बेटे से शादी करके एक रात गुजारेगी मैं उसे लाखों रुपए दूंगा। मेरे अब्बा का ऑपरेशन होना था इसलिए मैंने हाँ कह दिया तो ऑफिस की लड़कियां कहने लगी पागल मत बनो, वो इंसान पागल है इसलिए कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करती। मगर मैं मजबूर थी और जब मैं शादी करके उसके कमरे में आई तो उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। आज मेरी शादी थी। हर लड़की की अपनी शादी को लेकर कुछ ख्वाब होते हैं, वैसे ही मैंने अपनी शादी के लिए कुछ ख्वाब देख रखे थे। लेकिन मेरी शादी जो हुई थी वो दूसरी शादियों से जरा अलग थी। यह शादी कम और एक सौदा ज्यादा था। मेरी मजबूरी का सौदा। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई। मेरे ससुराल में सिर्फ दो ही लोग थे, मेरा शौहर और मेरे ससुर। मेरा इस्तकबाल करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। मुझे सीधा मेरे शौहर के कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। आने वाले वक्त के डर की वजह से मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और माथे पर बार बार पसीना आ रहा था। अपने शौहर के बारे में सुनी गई बातें दिमाग में घूम रही थी। अरे उससे शादी मत करो, वो पागल है, अरे वो तो साइको है, अरे तुम तो अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर क्यों उस पागल से शादी करने की बेवकूफी कर रही हो। एक के बाद एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट से मेरा गला सूख चुका था। मैं अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी कि इतने में मेरा शौहर कमरे के अंदर आया। मैं थोड़ा सिमट गई। वो आकर मेरे पास बेड पर बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि अपना घूंघट उठाओ। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने पहले ही अपने शौहर के बारे में इतनी अजीब बातें सुन रखी थी, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली और अपना घूंघट खुद ही उठा दिया। मगर जैसी ही मेरी निगाहें उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी और उसने भी चौंक कर अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा और कितनी ही देर तक घूर कर मुझे ही देखता रहा। अचानक से पता नहीं उसे क्या हो गया, एकदम से उठकर बाहर चला गया। मेरा नाम लाइबा है और मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। घर में मेरे अलावा अम्मा और अब्बा और दो छोटे भाई हैं। भाई अभी छोटे थे और स्कूल में पढ़ रहे थे, जबकि मैं भावलपुर की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप में पढ़ रही थी। यहाँ पर मेरी जैसी लड़कियां बहुत कम थी जो गरीब घराने की थी। यहाँ पर अच्छे अच्छे पैसों वाले घर के लड़के और लड़कियां पढ़ने आती थी, इसलिए मैं शुरू से ही अपने आप में ही मगन रहती थी। मैंने कॉलेज में भी किसी से दोस्ती नहीं की थी और अब यूनिवर्सिटी में भी मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। बस अपने प्रोजेक्ट के लिए क्लासरूम का जो ग्रुप सर ने बनाया था उनके साथ पढ़ाई के मुतालिक बात कर लिया करती थी। लेकिन इन्हीं दिनों में एक लड़का मोहित हमारे डिपार्टमेंट में आ गया। उसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में उसकी ही बातें होने लगी। वो बहुत हैंडसम था और हर लड़की उससे बातें करने की ख्वाहिश रखती थी। मैंने भी जब उसे पहली नजर देखा तो अपना दिल दे बैठी थी। लेकिन वो तो ऐसा चांद था जिसे मैं छूने की तमन्ना तो कर सकती थी लेकिन छू नहीं सकती थी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ, लेकिन मैंने अपनी ख्वाहिश को दिल ही दिल में दबाए रखा और कभी किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। क्लास में जब नए ग्रुप बने तो मोहित मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। अब अक्सर यहाँ ऐसे होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी कभार मोहित मेरे नोट्स भी बना देता। वो हर तरह से पढ़ाई में मेरी मदद करता, असाइनमेंट में मेरी मदद करता और किसी लड़की से वो बात भी नहीं करता था। कुछ लड़कियां तो मुझे कहने लगी कि मोहित तुम्हें बहुत पसंद करता है, लेकिन मैं इनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। मैं बहुत ही खूबसूरत थी लेकिन मेरा रहन सहन इसके साथ मैच नहीं करता था और वो कोई पागल था जो इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझ जैसी लड़की को पसंद करता। वो बहुत अमीर और रईस फैमिली से ताल्लुक रखता था और मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी जिसका बाप टैक्सी चलाता था। यूनिवर्सिटी के 4 साल कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। ना मैंने कभी अपने प्यार का इजहार किया और ना ही उसने मुझे कोई फालतू बात कही। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था लेकिन मोहित नहीं आया था। मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी हुई थी। मैंने बहुत इंतजार किया। मैं आखिरी बार उसको देखना चाहती थी लेकिन न जाने वो क्यों नहीं आया था। हमने तो कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था क्योंकि कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी और आज आखिरी दिन भी वो ना आ सका। मैं बड़े उदास दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आई। मेरा आखिरी दिन बहुत बुरा गुजरा था। आधा दिन तो थकान उतारने में ही गुजर गया, लेकिन फिर शहर छोड़ने के कुछ वक्त बाद जिंदगी ने ऐसा खेल खेला कि मैं दंग रह गई। अब्बा को अचानक काम के दौरान अटैक आया और वो कई दिनों तक अस्पताल में रहे। साथ ही साथ टेस्टों के दौरान पता चला कि अब्बा जी के दिल के वॉल्व बंद हो गए और दिल की मेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी। हमारे पास इतना पैसा तो नहीं था कि हम इतना महंगा इलाज करवा सकते। वक्ती तौर पर सरकारी अस्पताल से इलाज करवा के अब्बा जी को घर तो ले आए, लेकिन डॉक्टर ने इन्हें आराम करने को कहा। डॉक्टर के कहने के मुताबिक अब्बा अब ज्यादातर घर पर ही रहते थे। वो बहुत कोशिश करते कि टैक्सी चलाए, लेकिन मैं इन्हें मना कर देती और काम पर जाने नहीं देती थी। एक दिन वो छुपके से काम पर चले गए तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो अब्बा खुद ही कहने लगे कि जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कब
तक चलता रहेगा। घर में मौजूद जितना भी राशन था वो खत्म होने को आया था। जितनी जमा पूंजी थी वो भी थोड़ी थोड़ी करके लगने लग गई थी। हमने घर भी बदल दिया, एक कम किराए पर छोटा घर ले लिया। माँ का परेशान चेहरा देखकर मैं खुद परेशान हो गई। भाई तो अभी बहुत छोटे थे, इसलिए मुझे ही बाहर काम से निकलना पड़ा। पहले तो अब्बा की टैक्सी चलाने लगी, लेकिन इसमें इतने पैसे नहीं बचते थे। हमारे रोजाना के खर्च में पूरे हो जाते थे, लेकिन अब्बा के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते। इसलिए मैंने एक फैसला किया, माँ को इस बारे में बताया। माँ ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ी रही और मैंने अब्बा से इजाजत ले ली। अब्बा ने इजाजत दे दी और दिल ही दिल में रोने लगे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ और ख्वाब देखे थे और अब एकदम से हालात बदलने की वजह से वो सब अधूरे रह गए थे। अब्बा जी की इजाजत मिलते ही मैंने अगले ही दिन नौकरी के लिए अलग अलग जगह पर अप्लाई करना शुरू कर दिया। अखबार मंगवाया, उसमें नौकरियों के ऐड देखकर बहुत जगह पर अप्लाई किया, लेकिन पूरा 1 महीना मैं नौकरी के लिए अप्लाई करती रही। मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू के लिए कॉल आई, मैं इंटरव्यू देने जाती, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वहां पर पहले ही नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया हो और यहाँ इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी हो। लेकिन फिर इन्हीं दिनों में एक जगह पर नौकरी लग गई। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मैं खुशी से खिल उठी और फौरन ज्वाइन कर लिया। अभी मुझे ड्यूटी ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन सर ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया और कहने लगे, लाइबा, जितना अच्छा आप काम करती हैं इसके हिसाब से आपकी तनख्वाह और पोस्ट कुछ कम नहीं है। उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा तो मैं थोड़ा घबरा गई कि हाँ बोलूं या ना, लेकिन फिर हिम्मत करते हुए मैंने सर को हक दिया और वो थोड़ी देर मुझे गहरी नजरों से देखते रहे। मुझे उलझन होने लगी, लेकिन फिर वो कहने लगे, लाइबा, आपकी तनख्वाह और पोस्ट बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप मुझे खुश कर दो। उसने कहा तो मैं उलझन भरी नजरों से उनकी तरफ देखने लगी और पूछा, कैसे खुश कर दूं? वो बड़े अलग अंदाज से हंसते हुए कहने लगे, मिस लाइबा, अब आप समझदार हैं, समझ सकती हैं। इसके लिए आपको बस मुझे खुश करना होगा। सर की बातें सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी। मैं एकदम गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम जैसे बदमाशों की वजह से ही लड़कियां घरों से निकलने को डरती हैं। थूकती हूँ तुम पर और तुम्हारी नौकरी पर। मैं गुस्से से चिल्लाती हुई ऑफिस से बाहर आ गई। पीछे से वो सर मुझे आवाज देता रह गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपना आप इतना लाचार और बेबस लग रहा था। ये दुनिया मजबूर और लाचार लोगों की नहीं होती। मैं कितनी देर इसी तरह बेमकसद सड़क किनारे चलती रही, लेकिन आखिर कब तक? घर तो जाना ही था। घर पहुंचते ही माँ ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ लाइबा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? माँ के पूछने की देर थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ को सारा सच बता दिया। माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया और हौसला दिया। वो कहने लगी, बेटा, अब तुम घर से बाहर निकली हो तो तुम्हें इस तरह के बहुत से भेड़ियों से लड़ना होगा। ऐसे बहुत से दरिंदे तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत और समझ से काम लेना होगा। माँ ने मुझे बहुत समझाया, पर मैं अब काफी हद तक परेशान हो गई थी। दूसरे ही दिन मैंने हिम्मत और हौसले से ड्यूटी देखने लगी और फिर जल्द ही मेरी किस्मत में मुझे एक और नौकरी मिल गई। ये नौकरी पहले वाली नौकरी से बहुत अच्छी थी। तनख्वाह ज्यादा थी। मुझे अब काफी आसानी हो गई थी। यहाँ पर काम करते हुए मुझे 2-3 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मैंने आज तक सिर्फ अपनी कंपनी के सर को ही देखा था। हालांकि ऑफिस में सर के बेटे की बहुत बातें होती थी। कोई उसे पागल कहता तो कोई दीवाना, कोई साइको, लेकिन मैंने कभी आज तक उससे देखा नहीं था। शायद वो ऑफिस आता ही नहीं था। मैं भी अपने काम से काम रखती थी। लेकिन फिर इन्हीं दिनों सर ने सभी वर्कर की एक अर्जेंट मीटिंग करवाई और उनकी तरफ से एक अजीब ऐलान सुनने में आया। सर ने कहा कि जो भी लड़की मेरे बेटे के साथ शादी करेगी और इसके साथ एक रात गुजारेगी तो मैं उसे बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर दूंगा। मुझे सर की ये बात अच्छी नहीं लगी। न जाने इनके बेटे में क्या मसला था कि सर ने इस तरह का ऐलान कर दिया। लेकिन फिर यहाँ बात सुनने को मिलती रही, कोई भी लड़की सर के बेटे के साथ शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन इन सब की बातें सुनते ही मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं ही सर के बेटे से शादी कर लेती हूँ। इन पैसों से मैं अब्बा का इलाज करवा सकती हूँ और एक बार अब्बा ठीक हो जाएं तो हमारी परेशानियां हल हो सकती हैं। और फिर कौन सा यहाँ सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही है ना। लेकिन दिमाग इस बात को झटक देता। दिल और दिमाग की जंग जारी थी और फिर दिल जीत गया। मैंने इस आग में कूदने का फैसला कर लिया और सर को कह दिया। सर मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गए और छुट्टी का दिन शादी के लिए तय कर दिया। मैंने घर आकर माँ से बात की तो माँ सुनकर सोच में पड़ गई, खफा हो गई। अब्बा का भी रवैया माँ से अलग ना था। दोनों ने मुझे इस काम को करने से मना किया, लेकिन मैं अब तय कर चुकी थी और सबसे बड़ी बात, मुझे इन पैसों का लालच था जिससे मैं अपने अब्बा का इलाज करवा सकती थी। इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। माँ अब्बा एक दिन नाराज रहे, लेकिन फिर मुझे समझने लगे। लेकिन अब मैं समझने की हद से बाहर निकल चुकी थी, इसलिए मैंने इनकी बात नहीं मानी और छुट्टी का दिन आ पहुंचा। सादगी में हम दोनों की शादी
शादी हो गई। मैंने अभी तक अपने शौहर का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सुनते ही मैं हैरान हो गई थी। लेकिन एक नाम के तो बहुत से लोग होते हैं, अब वो मोहित ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके आने से तो दिल धड़कता था, जबकि यहाँ तो न जाने कौन पागल और साइको है। शादी होकर मैं ससुराल आ गई। अब मैंने कमरे में देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वो तो मोहित ही था और मुझे ही देख रहा था। मैंने शर्माते हुए सर झुका लिया, लेकिन फिर मैंने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों तुम ऐसे साइको होते जा रहे हो, क्यों तुम्हारे बारे में ऐसा मशहूर है। मेरी बात सुनते ही उसने गहरी सांस ली और वो कहने लगा, जब मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ के डिपार्टमेंट में दाखिल होते ही मेरी पहली नजर तुम पर पड़ी। तुम दूसरी तरफ बेंच पर बैठी अपनी कुछ नोट्स बना रही थी। इन सब मॉडल और फैशन लड़कियां जिन्होंने मेकअप करके खुद को खूबसूरत बनाया हुआ था, तुम इन सब से अलग नजर आ रही थी। तुम्हारा चेहरा हर तरह के मेकअप से साफ और बहुत प्यारा लग रहा था। तुमने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और बहुत प्यारी सी लग रही थी। मैं कुछ बोल ना सका, बस तुम्हें देखता रहा। मेरी जिंदगी में पहले भी कई लड़कियां आई थी, लेकिन वो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए थी। लेकिन तुम्हें देखकर मैं पहली नजर में ही प्यार का शिकार हो गया और मैंने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि सिर्फ तुम्हें ही अपनी बीवी बनाना है। और ये सोचते ही दिल में सुकून उतर गया। मुझे तुम्हें देखना, तुमसे बातें करना अच्छा लगने लगा। इन दिनों में पापा की तरफ से मुझसे शादी का प्रेशर बढ़ने लगा था। दरअसल पापा ने मुझे इसलिए बुलाया था। मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन स्टेटस के फर्क की वजह से पापा ने मुझे साफ साफ मना कर दिया और तुमसे मिलना भी गवारा नहीं किया। इन्हें तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वो अपने ही जैसे किसी अमीर फैमिली में मेरा रिश्ता कराना चाहते थे, जिससे वो अपने कारोबार को चार चांद लगा सके। मैं इनसे बार बार मना करता रहा, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और एक जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं इसलिए आखिरी दिन यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मुझे पता था कि तुम मुझे भी पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हारी उम्मीद नहीं तोड़ सकता था, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया। पापा ने मेरी मंगनी बहुत धूमधाम से कर दी। मैंने पापा की मर्जी के आगे सर तो झुका लिया था, लेकिन इसके बाद मैं चुप रहने लगा। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए आती, मुझे महंगे महंगे तोहफे देती, वो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी। लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता था। फिर अचानक एक दिन मैंने यूनिवर्सिटी के क्लर्क डिपार्टमेंट में तुम्हारे घर का एड्रेस निकलवाया और तुम्हारे घर भी गया, लेकिन वहां से पता चला कि तुम लोग तो घर छोड़कर जा चुके हो। मैं बहुत उदास हो गया। अब इतने बड़े शहर में मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं। इसके बाद मैं जैसे खुद से ही खो गया था। इन्हीं दिनों में मेरी मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया। वो मुझे किसी जगह लेकर जाना चाहती थी, जबकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था। इसलिए मैंने उसे साफ मना कर दिया कि वो मुझे बार बार परेशान ना करे। उसको मेरा इनकार बहुत बुरा लगा और उसने अपने पापा से मेरे रवैये के बारे में शिकायत कर दी। इसके पापा ने मेरे पापा से बात की और घर में एक तूफान उठ गया। पापा ने पहले तो मुझे बहुत बुरा भला कहा और मुझे साफ साफ कह दिया कि मुझे उस लड़की से माफी मांगनी होगी और अपना रवैया ठीक करना होगा, वरना इनके बिजनेस को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था और हमारे रिश्ते को भी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने ना तो उस लड़की से माफी मांगी और ना ही अपने रिश्ते को ठीक किया। इसके नतीजे में हमारी मंगनी टूट गई। मेरे पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हुए। फिर पापा ने एक और जगह पर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे इस लड़की से मिलने जुलने के लिए कुछ वक्त दे दिया। पापा चाहते थे कि हम एक दूसरे को समझे और फिर जल्द ही वो हमारी शादी कर दें, लेकिन मैं भी सिर्फ घर पर ही पड़ा रहता। मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं कहीं बाहर जाऊं। पापा मुझे बहुत डांटते, अक्सर मुझे समझाते, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। कुछ वक्त बाद पापा को भी मेरी फिक्र होने लगी। वो मुझे अपना कीमती वक्त देते और मेरे साथ खाना खाते, लेकिन मुझे अब उनका साथ नहीं चाहिए था। जब मुझे उनकी जरूरत थी तब वो बिजनेस की फिक्र में लगे रहते थे। मेरा वहाँ रिश्ता भी खत्म हो गया था। मैंने पापा को बहुत मनाया था अभी मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखे, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे कुछ वक्त दे दें। पापा भी शायद अब इस बात को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे संभलने के लिए वक्त दे दिया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। पापा अपने इकलौते बेटे को दुनिया से अलग और दुनिया से उदास देखते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अक्सर वो मेरे दोस्तों को फोन करके बहाने से घर बुला लेते ताकि मैं खुश रहूं, लेकिन मेरा दिल थोड़ी देर बहल जाता और बाद में मैं उसी हालत का शिकार हो जाता। कुछ दिन बाद पापा मुझसे कहने लगे कि तुम उस लड़की को ढूंढ लो। अगर तुम 1 महीने के अंदर उसे ढूंढने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करवा दूंगा, वरना तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से शादी करनी पड़ेगी। पापा की शर्त मैंने मान ली और तुम्हें ढूंढने निकल पड़ा। तुम्हारे पुराने मोहल्ले में भी गया, वहां से आस पड़ोस से तुम्हारा पता लिया, लेकिन उन्होंने जो पता बताया वो गलत निकला। तुम्हारे पापा के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए क्या पूछताछ करता। 1 महीना कैसे गुजर गया मुझे कुछ पता नहीं चला। मेरे पास ना ही तुम्हारी तस्वीर थी, ना ही किसी दोस्त का नंबर जिससे मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता था। जैसे ही महीना खत्म हुआ मेरे पापा ने मुझे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने हारे हुए अंदाज में पापा से कहा, जिस लड़की से शादी करवाएंगे मैं तैयार हूँ। पापा तो जैसे खुशी से बेकाबू हो गए और अगले ही दिन
उन्होंने कहा कि मैंने इस इतवार तुम्हारी शादी पक्की कर दी है, इस दिन तुम तैयार रहना। मैंने उनसे लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। इतवार के दिन वक्त पर मैं तैयार हो गया। शादी के दौरान तुम्हारा नाम सुनते ही मैं चौंक गया, मगर लाइबा नाम की लड़कियां न जाने कितनी इस दुनिया में होगी। मैं यहाँ सोचते हुए रह गया और फिर तुम्हें कमरे में देखकर हैरान हो गया। शायद खुदा ने हमारा मिलना लिखा था, इसी तरह हमारा नसीब जुड़ना था, और देख लो आज हम एक हो गए। मोहित ने आगे होते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो मैंने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अगले ही दिन सुबह मैं और मोहित बहुत खुशी खुशी अपने कमरे से बाहर निकले और जाकर पापा से मिले। पापा हम दोनों एक साथ खुश देखकर बहुत हैरान हो गए और फिर हम दोनों को एक साथ गले लगा लिया। इनकी आंखें नम हो चुकी थी, शायद वो भी मोहित की इस हालत की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी में थे, और अब इसे खुश देखकर इन्हें बहुत अच्छा लगा। हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। मोहित मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद चीजें उठाकर दे रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पापा हैरानी से मोहित को देख रहे थे। सिर्फ मैं और मोहित ही सच्चाई जानते थे। उन्होंने पापा को इस राज के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने और मोहित ने एक दूसरे से वादा किया था कि ये बात हम कभी किसी को नहीं बताएंगे कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं वही लड़की हूँ जिससे मोहित शादी करना चाहता था। पापा को भी सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए वो हमें खुश देखकर बहुत खुश थे कि अचानक मोहित पापा से कहने लगा, पापा मैं दरअसल आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने लाइबा को मेरी जिंदगी का साथी चुन लिया। इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। मोहित उठकर पापा के गले लग गए। पापा की आंखें भीग गई। वो कितनी देर मोहित को अपने सीने से लगाए खड़े रहे। हमारी शादी को लगभग 2 महीने हो चुके थे। यूं ही बैठे बैठे मुझे इनकी माँ का ख्याल आया तो मैंने इनसे पूछा, आपकी माँ कहाँ है? मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना और ना ही उनकी कोई फोटो देखी। यहाँ तक कि मुझे पूरे घर में इनकी तस्वीर भी नजर नहीं आई, जबकि आपके बचपन की तस्वीर और पापा की तस्वीर घर में जगह जगह लगी है। मेरी बात सुनते ही मोहित कहने लगा, चलो मैं आज तुम्हें ये सच भी बताता हूँ। मेरी मम्मा पापा की शादी दरअसल एक शादी नहीं थी, बल्कि वो दोनों खानदान का एक कारोबार बढ़ाने और एक दूसरे का स्टेटस ऊंचा करने का एक सौदा था। जैसे उन दोनों को मजबूर कर दिया और एक दूसरे को अपना लिया। माँ अपनी जिंदगी में ज्यादातर बिजी रहती, वो पार्टी करती, और पापा हर वक्त अपने बिजनेस को वक्त देते और बिजनेस को बढ़ाने में लगे रहते। यही इन दोनों का रिश्ता था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। इन दोनों के रिश्ते में प्यार ही नहीं था। उसी दौरान ना चाहते हुए भी मैं पैदा हो गया था। हालांकि मामा को बच्चा नहीं चाहिए था, वो भी अपने पैरों में किसी तरह की बेड़ियां नहीं डालना चाहती थी, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था और मैं इस दुनिया में चला आया। फिर मेरे पैदा होने के कुछ ही दिन तक मामा पापा का आपस में मूड अच्छा रहा, लेकिन फिर इनके बीच वही झगड़ा, दोबारा बहस होने लगी। मामा को ये शिकायत होती कि पापा इन्हें वक्त नहीं देते, लेकिन पापा को इतराज होता कि मैं जब घर आता हूँ तुम घर पर मौजूद नहीं होती। इस तरह करते करते इन दोनों की लड़ाई बहुत बढ़ने लगी। मैं उस वक्त 9 साल का हो चुका था। इन्हीं दिनों में माँ का अफेयर सुनने को आया। माँ अपने से कम उम्र लड़के के साथ अक्सर दिखाई देने लगी थी। पापा को वैसे तो बिजनेस से फुर्सत नहीं थी, लेकिन इन्हें कोई ना कोई मिलने वाला मामा के बारे में बता देता। जब भी पापा को ऐसा कुछ पता चलता, वो टेंशन में घर आते और मामा के साथ बहस करते। कभी कभार तो मामा के ऊपर हाथ उठाने की भी कोशिश करते, और फिर अचानक एक दिन मामा ने तलाक का कह दिया। पापा को जैसे ही नोटिस मिला, वो भागते हुए मामा के पास चले आए और मामा की मिन्नतें करने लगे, क्योंकि बिजनेस में 50% शेयर मामा का था, और अगर मामा इनके हाथ से निकल जाती तो इसका मतलब था कि आधा बिजनेस इनके हाथ से चला जाता। पापा ने मामा को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मामा अपनी बात पर अड़ी रही। इनके ऊपर नए इश्क का भूत सवार था। वो पापा से तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहती थी। मामा को पता था कि पापा इन्हें आसानी से तलाक नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अदालत में केस कर दिया था। पापा ने भी अपनी तरफ से बहुत तगड़ा वकील लगाया, लेकिन मामा का वकील केस जीत गया और अदालत की तरफ से मामा को तलाक मिल गई। साथ ही साथ पापा को माँ के 50% शेयर वापस करने पड़े, तो पापा को बहुत बड़ा झटका लगा था। पापा को बहुत वक्त लगा था यहाँ कारोबार दोबारा खड़ा करने में। पापा को मामा से मोहब्बत थी या नहीं, खैर पापा ने दोबारा शादी नहीं की। अपने सारे घर से मामा की एक एक चीज फेंक दी, यहाँ तक कि मामा की फोटो भी नहीं रहने दी। मेरे ऊपर इन सब का बहुत असर हुआ था। मामा की बेवफाई और रोज की बहस मुझे और सास से भरोसा खत्म करती गई। मैं इस तरह की जिंदगी जीना नहीं चाहता था और ना ही अपनी जिंदगी में ऐसी औरत चाहता था जिससे ना घर का ख्याल हो, ना अपने शोहर का और ना बच्चे का, जिसे बस ये पता हो कि शाम को तैयार होकर पार्टी में जाना है, लेकिन ये पता ना हो कि उसका बेटा और शोहर क्या कहेंगे, जिसे गैर मर्दों से अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगता हूँ। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए। मैं चाह रहा था कि मुझे वो औरत मिले जो मेरी टेंशन और प्यार की भूखी हो, जो मुझसे प्यार करे, जो मेरे घर को जन्नत बना कर रखे। ऑफिस से घर वापस आऊं तो मुस्कुराती हुई मुझे दरवाजे पर वेलकम करती मिले। फिर इसलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम ही वही औरत हो
जो मेरी जिंदगी में ये सुकून ला सकती हो। हालांकि मैंने अपनी इस सोसाइटी में बहुत सी लड़कियां देखी, मुझे अच्छी भी लगी, लेकिन वो सब माँ की तरह थी। इनकी जिंदगी भी माँ की जिंदगी जैसी थी। मैं धीरे धीरे इन सब से उदास होता गया, फिर बिल्कुल ही पीछे हट गया। और जब मैं यूनिवर्सिटी गया और तुम्हें देखा, वहां मुझे लगा कि मेरी तलाश अब खत्म हो गई। मोहित ने प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे अपने सीने से लगा लिया। मुझे मालूम था कि मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। और मोहित ने मेरे अब्बा का बहुत अच्छी जगह इलाज करवाया और मेरे अब्बा अब बिल्कुल ठीक है और काम पर जाने लग गए हैं। और मेरी अम्मी भी कभी कभी मुझसे मिलने आ जाती हैं। मुझे खुश देखकर वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रही हैं। सही कहते हैं, जोड़े आसमान पर बनते हैं। इंसान जितना भी दूर क्यों ना हो, अगर वो उसके नसीब में लिखा है उसे जरूर मिलता है। इतनी तकलीफ आजमाइश सब्र के बाद भी मोहित मेरी जिंदगी में आ गए हैं ना। असलिन ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।